बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ईरानी सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान मौजूद हैं, जहां पर आज उन्होंने लाहौर में मज़ार इकबाल और कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और गज़ा में ऐसे मुतल्लिक जो पाकिस्तान का सूली मौक़िफ़ है उसको भी सराहा है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 28 अप्रैल को उनका दौरा सऊदी अरब मुतवक्किल है, जहाँ पर वह सरमायाकारी के हवाले से मुलाकातें भी करेंगे। जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम जो है ज़रूरी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम ज़रूरी है, जबकि आलमी मालियाती इदारों के हुकाम ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि कलीलुल मुद्दती प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। देखें जी, पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बात करूं कि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो शदीद तर झड़पें हो रही हैं और भरपूर जंग, आप समझें कि उसका एक नया मरहला शुरू हो गया है। ये लिबनान और इसराइल और गज़ा और बाकी उस तमाम खत्ते में, यानी जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भरपूर, तो इसका मतलब ये है कि पिछले कई हफ्तों और कई महीनों से कहीं ज़्यादा इस वक्त जंग जो है वो पिछले चंद घंटों से जारी है और शदीद तर। और ये जो है ये शीबा फार्म्स जो जो हैं जनूबी लेबनान का इलाका और फिर शुमाली इसराइल के जो इलाके हैं, मजदाल शम्स तो जो है वो लेबनान में है, लेकिन वहाँ पर इसराइल ने हिट किया है उन इलाकों पे। और जवाब में जो इसराइल के कई इलाके जो शुमाली इसराइल के हैं वो हिजबुल्लाह की का हदफ है इस वक्त। और उसके साथ ही चूँकि 200 दिन आज पूरे हुए हैं 7 अक्टूबर को, तो हमास का जो कुद्स ब्रिगेड है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि तमाम तर फ्रंट्स, जितने भी जंगी फ्रंट्स हैं, वो खोल दिए जाएं इसराइल के ऊपर। अच्छा, अब ये जो है ये मामला एकदम बहुत शिद्दत आ गई है जंग में। मैंने आपसे कहा कि जैसे पिछले कई हफ्तों या कई दिनों या एक अमेरिकन डेलीगेशन इसमें दोबारा आज पहुंचा है कुछ देर पहले लेबनान। वो फिर कोशिश कर रही है बाइडेन इंतज़ामिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मामला जो हैं ये कहीं रुकने जा रहे हैं, क्योंकि सीज़ फायर वाली बात और वो सारे मामला एक तरफ चले गए हैं। और इसमें जो एक बड़ी अफसोसनाक बात है वो ये है कि जो 283 बच्चों, औरतों, मर्दों की हर उम्र की, और वो लाशें जो हैं वो हस्पताल, जो नसीर हस्पताल है और जो शिफा हस्पताल है गज़ा में, वहाँ पर इमदादी टीमों को लाशें जो हैं वो बेगोरो कफन लाशें मिल रही हैं। और इसके ऊपर जो है वो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो ये यूरो न्यूज़ ने एग्जैक्ट फिगर कोट की है, तो मैं ये 5th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो यूरो न्यूज़ सर्च फॉर लव वंस आफ्टर 283 बॉडीज़ फाउंड इन खान यूनिस मास ग्रेव। एक जो कब्र है उसमें से 283 लाशें जो हैं वो मिली हैं इज्तिमाई कब्र में से। और ये जो है उसके बाद जो है आप यूँ समझें कि ये एक तरह से ये ख़राब हो गया, बहुत ख़राब है मामला इस वक्त। जो इसराइल ने ये बात की है कि जी हम एक रफ़ा पे एक बड़ी कार्रवाई करने का हम सोच रहे हैं, यानी मामला आप समझेंगे बिल्कुल इस वक्त ख़राबी की तरफ है। और हम रफ़ा पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और ये रफ़ा का वो इलाका है जो, और हमने वहाँ से उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि हमने इसमें मुख्तलिफ़ अरब ममालिक से कहा है कि अगर आपने यहाँ से लोग सिविलियंस आपने आप चाहें तो उनको दूसरे इलाकों में आप ले जाएं,
चाहें तो हम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, और अमेरिकन को भी हमने कहा है कि आप जो सिविलियंस हैं उनको चाहें तो हमारी मर्ज़ी से पहले हमारे सामने लाएं और फिर आप यहाँ से लेके जाएं, वरना हम यहाँ पे रफ़ा में, यानी ये वो इलाका जो कि मिस्र के साथ लगता है। तो ये जो है ये शिद्दत आई है पिछले चंद घंटों में। अच्छा, इसके साथ ही इसी से वाबस्ता 2-3 बातें कि अब देखना ये है कि इसमें जो ख़ताब हिज़्बुल्लाह है, क्या सीरिया भी इन्वॉल्व होती है इसमें, क्या गोलान की पहाड़ियों पे हिज़्बुल्लाह मौजूद है, क्या वहाँ पर भी एक्टिव होती है, क्या बाकी जगहों पे हुतीज़ क्या इस पे फ़ाल होते हैं दोबारा। तो ये एकदम शिद्दत आ गई पिछले चंद घंटों में। अच्छा, इसमें जो दूसरा इसमें मामला है वो ये है कि ये सारा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे फ़लस्तीनियों के हक़ में, वो उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स, ये जो कैंपसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है ये फैल गया है मसला कि फ़लस्तीनियों की मदद की जाए या फ़लस्तीनियों क्या। तो आपको याद होगा पहले वो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के जो सरबराहान थी ख़वातीन, वो भी रिज़ाइन कर, उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो अभी कोलंबिया में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, बाकी जगहों पर भी ये मुज़ाहरे बढ़ गए हैं। अच्छा, और गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं वहाँ पे। ये सारा जब हो रहा है तो ये वो वक्त है जब ईरान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उन्होंने कल उनसे कल शब एक जगह पे उनसे जो है वो उनको सुनने का इत्तेफाक भी हुआ, उनसे मुसाफा भी हुआ, और उनको सुना भी। एक वो सेलेक्ट गैदरिंग में वो मौजूद थे, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात थी वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मैंने भी सुनी उनकी बात सारी। तो वो जो है बहरहाल वो उनका दौरा ज़ाहिर है कि उसका आखिरी मरहला कराची, और उसके बाद फिर वो कराची से वो वापस तेहरान चले जाएंगे। लेकिन इसी दौरान उनकी यहाँ पे मौजूदगी है और वहाँ शिद्दत आ गई है मशरिक़ वस्ता में दोबारा। और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो चाइना पहुँच रहे हैं। अच्छा, वो चाइना पहुँच रहे हैं, और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं बहुत दफ़ा कि ये उनका दौरा जो है उसमें ये 3 रोज़ा दौरा है, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये इसमें कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं होगा, कोई बातचीत भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई लाहासिल दौरा है। क्योंकि इसमें जो उनकी तरफ से बात थी जो की गई, 3-4 बातें की गई ना। एक तो ताइवान डिस्कस हो, कि ताइवान क्या मतलब, ताइवान नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से एशिया पैसिफिक या ऐसे करके कोई बात की थी उसमें। तो लेकिन साउथ चाइना सी, और ये इस पे क्या बात करेंगे वो चाइना से, या फिर यूक्रेन की जंग पे क्या बात होगी, या फिर ये है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने लिखा हो, तो उस पर क्या प्रोग्रेस होगी ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अगर हम तवक्को करें कि इस दौरे में 3 रोज़ में होगा। लेकिन ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में तो शोले भड़क रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस वक्त जो है वो चाइना का दौरा, और ये पहले से अरेंज है, पहले से उन्होंने जाना था चाइना। लेकिन सिर्फ ये है कि उसमें तलखियाँ हैं। मैं सिर्फ जो बात करने जा रहा हूँ ये कि इस दौरे के नतीजे में तलखियाँ पैदा होंगी, कोई ब्रेक थ्रू इसमें नहीं होने जा रहा किसी किस्म का। अच्छा, और उसके ये 3-4 दौरे जो हैं ये इन्हीं दिनों में ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। एक तो ये है कि ईरान के सदर का पाकिस्तान आना। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ जा रहे हैं, और फिर उसके साथ जो है वो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगन, वो इराक़ का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंच गए हैं तुर्की। और उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू एक की, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हमास की क़यादत जो है वो आपकी तरफ आने का सोच रही है, यानी तुर्की शिफ्ट होने जा रही है कतर से। उससे पहले ही कतर की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई है, और ये स्टेटमेंट जो है फिर उन्होंने बयान भी दे दिया तैयब एर्दोगन साहब ने। उन्होंने कतर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हमारा यहाँ पे जब तक वो चाहें हमास की क़यादत वो यहाँ पे रहे, हमारा यहाँ पर उनका जो पोलिट ब्यूरो का ऑफिस है उसको बंद करने का कोई इरादा नहीं है, और मुज़ाकरात की जब भी ज़रूरत होगी तो उसमें कतर अपना रोल प्ले करेगा। और जो तैयब एर्दोगन साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी
वो हमास की क़यादत ये सोच रही है ख़ुद भी, ये ज़हन में रहे कि अभी चंद रोज़ पहले ही खालिद मिशाल और इस्माइल हानी और बाकी क़यादत जो है वो मिली थी तैयब एर्दोगन साहब से। तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे वो मूव होने का अभी सोच रहे हैं, और जब वो सोचेंगे तो जाहिर है कि फिर देखा उस वक्त बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो सोच रही है क़यादत इस वक्त। लेकिन वो इराक़ से होके गए हैं, और इराक़ का ये दौरा उनका 2012 के बाद हुआ है, 11 साल के बाद। और इराक़ के दौरे में वो बगदाद भी गए हैं, जहाँ पे वज़ीर आज़म शिया सुडानी से भी उनकी मुलाकात हुई है, अब्दुल रशीद लतीफ़ से भी उनकी जो सदर हैं उनसे मुलाकात हुई है, मंसूर बरज़ानी और उनके जो दूसरे जो इरबिल में मौजूद हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और वो बगदाद भी गए हैं और इरबिल भी गए हैं। और इरबिल जो है वो कुर्दिस्तान का जो कुर्दिस्तान है, वो कुर्दिस्तान यानी वैसे तो 4 हिस्सों में तकसीम है अगर हम उसको एक तरह से देखें, लेकिन मतलब एक तुर्की में है, एक ईरान का है, एक मतलब ये ऐसा इसके यानी हिस्से नहीं है, अमली तौर पे तो इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है ना, लेकिन वैसे इसको कहा जाता है कि इसके 4 हिस्से हैं, और एक सीरिया के साथ है, एक उधर है, एक उधर है। तो ये जो है ये 4 इसके हिस्से बयान होते हैं, और ये इस तरह से हैं फैले हुए कि कुछ हिस्सा इसका जो है वो ईरान के अंदर कुर्द कहते हैं, यानी वो कुर्दिस्तान जो देखते हैं वो कुर्दिस्तान कुछ ईरान में है, कुछ शाम में है, कुछ तुर्की में है, कुछ इराक़ में है, कुछ इस तरह करके है, ठीक है ना। मतलब ये मुल्क अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो जो है वो इस तरह से कहते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस वक्त अगर मौजूद है, यानी अमली तौर पे अगर कहीं कोई वजूद रखता है, कुर्द रियासतें वजूद रखती हैं, तो वो इस तरह से रखती हैं कि एक KDP के पास है जो आप समझ लेंगे जो तुर्की के साथ तुर्की में, और PUK के पास है जिसमें इरबिल है। तो ये जो है ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे भी गए हैं वो, और वो उधर भी गए हैं। अच्छा, बहरहाल तो ये 2006 में इसको अमेरिकन्स ने और बाकी जब, तो उन्होंने फिर इस पूरे इलाके को ये 2 हिस्सों में तकसीम करके और 2 यानी इंतज़ामी तौर पे 2 हिस्सों में कर दिया था। वैसे कुर्द जो हैं वो कहते हैं कि हमारा एक जो कुर्दिस्तान बनेगा तो उसमें ये बहुत बड़ा इलाका होगा। बहरहाल तो ये मकसद सिर्फ ये था कहने का कि ये इनका दौरा इसलिए अहम था कि एक तो ये देखें ना कि इराक़ जो है वो यानी जब वो गए थे तो वो बतौर वज़ीर आज़म गए थे, ठीक है ना, तुर्की के, और उसके बाद वो अब गए, और ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल। और इसमें जैसे मैंने पहले भी बात की थी और मैं दोबारा बात उसको दोहराने जा रहा हूँ कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक तो पानी के हवाले से मामलात हुए हैं। तुर्की मशरिक़ वस्ता का तेल और तुर्की का पानी, तुर्की में तेल नहीं है, पानी सारा मशरिक़ जो बाकी अरब ममालिक हैं उनका पानी जो है वो सारा का सारा जो है वो कंट्रोल करता है तुर्की, यानी तुर्की से जन्म लेते हैं दरिया दजला और फरात। और दूसरी जो बात है वो ये है कि तो एक तो पानी के मामलात वो इराक़ के साथ तय हुए, उनके जो डिस्प्यूट्स वगैरह थे। दूसरे जो है वो PKK के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ, बिल्कुल इराक़ के साथ उनकी अच्छी बहुत मुलाकातें रहीं। और तीसरी जो बात है जो मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ बात, इसको एम्फेसिस में दे रहा हूँ, और मैं चाहता था कि नाम आ जाएं सारे तो फिर हमें बात करूँ। ये 10 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ये रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ। इराक़, टर्की, कतर एंड UAE साइन प्रिलिमिनरी डील टू कोऑपरेट ऑन डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट। मैं ये बार बार कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट जो है इसमें 4 मुल्क हैं। तो जब तैयब एर्दोगन वहाँ पहुँचे और ये शिया सुडानी खड़े हैं उनके साथ, तो उनके साथ कतर के भी नुमाइंदगी मौजूद है, उनके सीनियर वज़ीर मौजूद हैं, और UAE से भी मौजूद हैं। तो ये 4 मुल्कों ने, और मैं यहाँ पे रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये 10 स्लाइड राइटर्स की कोट कर दी कि वहाँ पे जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसमें कतर और इराक़ और UAE ये सारे जो हैं, और ये डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट जो है इसको अगर हम देखें तो ये बसरा के नज़दीक जो है ये इस ग्रैंड फा पोर्ट से शुरू होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है ये ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद ये बगदाद, और फिर मतलब ये जाके तुर्की
तक पहुंचता है, तुर्की क्रॉस करता है और फिर उसके बाद आगे जो है वो यानी बाय रोड यूरोप तक जा सकते हैं इस्तांबुल के ज़रिए, और वहाँ से वाया उनकी एक बंदरगाह के ज़रिए भी जा सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बताऊँ कि ये जो ये शत्तुल अरब के पास है, तो शत्तुल अरब जो है जो जनूबी इराक़ में है शत्तुल अरब, और शत्तुल अरब वो जगह है जहाँ पे दजला और फरात मिलते हैं और फिर खलीज फ़ारिस में गिरते हैं जाके। तो ये जो खलीज फ़ारिस में ये मिलते हैं, थोड़ी सी ये वो जगह है जहाँ पर ये कोयत भी करीब है, एक साइड पे इसके कोयत है और एक जजीरे पे डिस्प्यूट है कोयत के, और ये वो जगह है शत्तुल अरब जहाँ पर यानी बसरा से के नज़दीक, और जहाँ पे सद्दाम हुसैन के बहुत मुजस्मों के साथ उसने बड़े ज़बरदस्त अपने एक महल बनाए हुए थे। और तो यहाँ से जब फ़ौजें गई थी 2003 में, तो वो बसरा उन्होंने क्रॉस किया था, लेकिन बसरा में बड़ी रेजिस्टेंस थी, तो बसरा की गैस जो है, गैस और बिजली कोई 5-7 दिन वहाँ पे लड़ाई होती रही थी, और बसरा फिर उसके बाद फॉल हुआ था। एनीवे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से पूरी, अच्छा अब उसकी क्या वजह है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक बात तो मैंने आपसे पहले ही कही कि आईएमएफ का ये मुतबादिल है, और इस पर तुर्की ने पहले ही कहा था कि ये मुल्कों के साथ हम तय कर चुके हैं कि यूरोप यहाँ से जाएगा। यानी एक तो तरीका ये है ना कि यहाँ से जो यानी बहरे अमर को आप छोड़ दें साइड पे, आप आ जाएं ये बहरे अरब और इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से एक तो तरीका ये है कि आप वो जाएं पूरा जनूबी अफ्रीका से घूम के, और वो जाते हैं तो 45 दिन उसमें लगते हैं, जो कि आजकल हो रहा है। एक ही है कि आप ये स्विस के ज़रिए जाएं, और वो जो है वो 35 दिन या जो भी। यहाँ ये जो रोड है, यहाँ इस बंदरगाह और इस सड़क से 25 दिन में जो इंडियन ओशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं यूरोप को, 25 दिन में। इसकी इंपॉर्टेंस ये है। इसके मुतबादिल जो प्लान अमेरिका का था वो ये था कि यहाँ से यानी इंडिया से स्टार्ट हो, और फिर उसके बाद यूएई और बाकी, और फिर इसराइल, और फिर चला जाए। तो ये उसका पैरेलल, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम तो ऑलरेडी प्लान ये बना चुके हैं। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इराक बेल्ट एंड रोड में नहीं है, बेल्ट एंड रोड में इराक नहीं है, जाहिर है वहाँ के हालात, और जो तो उसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये बेल्ट एंड रोड को एक तरह से उसकी मदद करता है। यानी एक तरह से आप समझ लें कि प्रॉपर बेल्ट एंड रोड नहीं है, इसको इटालियन कंपनी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन ये जो आसपास का बेल्ट एंड रोड पूरा है चाइना का, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है कि ये एक खिता ऐसा है, एक इलाका ऐसा है, एक जगह ऐसी है जो कि जहाँ पे चाइना नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो ये जो रोड है इसको इसके मुतबादिल, चूंकि चाइना यहाँ पे, अच्छा चाइना नहीं है लेकिन टर्की और इन मुल्कों ने आपस में पहले बात की हुई थी, अमेरिका ने अनाउंस कर दिया, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम तो ये पहले मामला तय कर चुके हैं। और वही हुआ कि जब ये मामला हल हुए, ये मेमोरेंडम साइन हुआ बगदाद में, तो कतर और यूएई दोनों मौजूद थे। अच्छा, तो ये जो है ये यहाँ पे बात बतानी ज़रूरी थी। अच्छा, अब इसमें जो है ये दूसरा मामला ये हुआ कि ये इराक़ का दौरा उनका बहुत इम्पोर्टेंट था। कतर से हमास की क़यादत जो है वो अभी वो क़याम वहीं पे कर रही है। अच्छा, इसमें जो 2-3 और बातें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि जो ये मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इसमें अब मेरा ख्याल है कि इसराइल को भी अगर कहा जाता है जंग बंदी का, तो वो भी ला हासिल होगी, क्योंकि इसराइल इस वक्त क्यों करेगा, किस मतलब एक, क्योंकि मुज़ाकरात हर तरफ से ख़त्म हुए हैं, तो और उसमें फिर ये जो बेगोरो कफन लाशें मिल रही हैं, और उसके ऊपर एक अजीब सी सूरत हाल है। तो ये जो है ये अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि जो बरज़ानी हैं, जो प्रेसिडेंट बरज़ानी, जो कि जिन्होंने इरबिल में, उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो उनका स्टेटमेंट आया है, 12th स्लाइड हम दिखा सकें, प्रेसिडेंसी ऑफ कुर्दिस्तान रीजन इराक़, तो उसमें उन्होंने कहा कि रीअफर्म किया है उन्होंने इराक़ और कुर्दिस्तान रीजन को, और प्रेसिडेंट जो वहाँ के बरज़ानी हैं उन्होंने मुलाकात की है, और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात की है। अच्छा, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो यानी
इस जंग को बदकिस्मती से दुनिया रोकने में नाकाम हो गई, जंग या जाहिरियत या कत्लेआम को। अब इसमें अगर दोबारा नए खुलते हैं मनाजिर, तो उसमें मुल्कों के अंदर हिजान पैदा होता है। अब देखें ना, इस वक्त अचानक जो है वो, मैंने आपसे कहा कि पिछले चंद घंटों से शदीद तर महाज खुले हुए हैं। इसराइल कह रहा है कि हमने उनके 2 रहनुमा जो हैं वो उनको निशाना बनाया हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह जवाब में, हिजबुल्लाह जो है उन्होंने सारे अपने जो है वो अटैक्स बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा, और थोड़ी देर पहले जो है वो अकुज़ ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि और कसाम ब्रिगेड ने सॉरी, तो इसमें इशू सारा ये है कि अब ये मामला अगर ख़राबी की तरफ जाते हैं या मज़ीद अबतर होते हैं, ये ज़हन में रहे कि सूडान जो है, इसको हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन सूडान भी इस वक्त जो है, पहले भी सूडान में जो कुछ हुआ है तो वो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और प्रॉक्सीज थी बड़े मुल्कों की। लेकिन यह है कि सूडान में फिर मामलात बिगड़ना शुरू हो गए हैं, और सूडान के मामलात अगर ख़राब होते हैं या वहाँ पे हालात बिगड़ते हैं, तो ये जहन में रखें कि सूडान जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और उसकी अहमियत सूडान की वो इस तरह से है, दोबारा बता दूँ सबको, कि सूडान से दरिया नील का पानी स्टार्ट होता है और सूडान से फिर जाता है, यानी नक्शा देख के हम ये ना समझते कि शुमाल से जनूबी जाता है, ये नक्शे जो हैं ये ऐसे है। तो ये सूडान से शुरू होता है, उसके बाद इथोपिया से गुजरता है, और सूडान में जो है वो मतलब है कि फिर ये और ऊपर उसके बाद ये जो है ये इथोपिया में जहाँ पे डैम बन रहा है, फिर सूडान, इथोपिया से स्टार्ट होता है, सूडान में आता है, सूडान से फिर ये इजिप्ट में जाता है। तो सूडान दरमियान में है, तो सूडान की अहमियत है। और इथोपिया वाले तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि डैम वहाँ पे ग्रैंड डैम बन गया। अच्छा, और तो लेकिन सूडान के अंदर अगर ये खड्डे बढ़ते हैं तो उसके नतीजे में ये तमाम पानी जो जा रहा है ऊपर, और सूडान की अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो ये इथोपिया पे भी असर पड़ता है, इजिप्ट पे भी पड़ता है। इजिप्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा इस वक्त गज़ा के मामलात में भी, बहर अहमर पे भी जो सारी वहाँ पे ब्लॉकेज हुई है, और ये जो बिल्कुल एक सूडान के अंदर एक महाज खुल रहा है, तो उसकी वजह से ये वहाँ पर एक डिस्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। तो दरिया नील का मैं क्लियर कर दूं कि वो इथोपिया से स्टार्ट होके इथोपिया, सूडान और फिर मिस्र ऊपर। अच्छा, और ये वो जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और उनके जब एम्बेसडर से मेरी कुछ अर्से पहले इथोपिया की बात हुई, उन्होंने कहा 90% हमारी फिलिंग हो गई है, 90% डैम की जो है वो तैयार, बहुत बड़ा डैम है और बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। और उस पर ज़ाहिर है कि एक मरला तो ऐसा आ गया था कि बिल्कुल जंग लग रहा था छिड़ जाएगी मिस्र और इथोपिया के दरमियान। मतलब पानी के ऊपर बहुत खौफनाक शिद्दत के साथ दोनों मुल्क आमने सामने आ गए थे कि भाई ये कैसे डैम बनाया जा रहा है। लेकिन फिर मामला उनके ठीक हो गए, इथोपिया के और इजिप्ट के, लेकिन इस डैम की इम्पोर्टेंस है। अच्छा, तो मैं से भी कह रहा हूँ कि ये अब फ्रंट्स कितने खुल रहे हैं और कहाँ तक जा सकते हैं ये, अगर ये मशरिक़ वस्ता की या मगरबी एशिया की जंग जो है वो कंटेन नहीं होती या नहीं रुकती या कत्लेआम जाहिरियत बंद नहीं होती, तो उसके नतीजे में एक तो मामला बड़ा क्लियर हुआ कि जी इराक़ और तुर्की के मामला ठीक हुए, इसमें कतर और बाकी ममालिक के मामला ठीक हुए, सऊदी अरेबिया और ईरान के मामला ठीक हो गए। मतलब मुल्कों के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो आपस की रंजिशें और आपस के मामलात उनके इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त हैं, और वो किसी आपस की जंग या लड़ाई की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो बहुत एक तरीके से उसने बैलेंस किया हुआ है, और बैलेंस ना सिर्फ ये है कि उसने इस गज़ा के इशू पे बैलेंस किया हुआ है। पाकिस्तान देखें, मतलब मुझे नहीं पता मैं इसको किस तरह से, अपनी इंटरप्रिटेशन है मेरी ज़ाती, ज़ाहिर है मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है ना वो सल्तनतों के बीच में है। पुरानी सल्तनतें जो रही हैं ना, दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर्स, उनके दरमियान में पाकिस्तान मौजूद है। तो मतलब है कि ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी पर्शियन एम्पायर, बहुत बड़ी जो है ऑटोमन एम्पायर, बहुत बड़े जनाब यहाँ पे मंगोल्स ऊपर जो टर्किक कबाइल थे वो, फिर चाइना की एम्पायर पूरी, फिर हिंदुस्तान जो भारत जो है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान, मुसलमान तो इन्फिल्ट्रेटर थे। अब वो किसको कह रहे हैं, पाकिस्तानी तो नहीं गए थे ना, ये भी तो इशू है ना बहुत बड़ा कि वो। और मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मज़हब को लेकर आ गए हैं दरमियान में। हैरत हुई है इसलिए, उसकी वजह ये कि उसका कोई मतलब है कि
एक तासुर था कि शायद वो मतलब जा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो उनको शायद ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को चूँकि वहाँ पे इशू, और मैं फिर वही बात कि इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इसका एक बैनुल अक़वामी रिपरकशन हो रहा है इसका। और मैं यहाँ पे टाइम मैगज़ीन कोट कर रहा हूँ, 16th इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्यूज्ड ऑफ हेट स्पीच टूवर्ड्स मुस्लिम्स, ये टाइम मैगज़ीन है। फिर उसके बाद CNN इसको किस तरह से दे रहा है, ठीक है ना, मोदी मुस्लिम रिमार्क इस्पाक हेट स्पीच एक्यूजेशन। तो ये दुनिया भर का मीडिया बड़ा हुआ। अब मसला ये है कि वो कौन से मुसलमान, भाई पाकिस्तानी तो नहीं गए थे ना। ये अगर बात हो रही है तो या तो बात हो रही है तुर्क, या बात हो रही है ईरान, या बात हो रही है अरब। तो ये मतलब पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है ना ईशा भाई, पाकिस्तानी तो नहीं गए थे ना ऐसे चलते, पाकिस्तान तो नहीं था उस वक्त। तो ये जो बरे सग़ीर है, यहाँ पर जो आए लोग बाहर से, तो वो तो ये आर्यंस थे, वो भी पाकिस्तानी नहीं थे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम भी पाकिस्तानी नहीं थे, तो अहमद शाह अब्दाली भी नहीं थे, बाबर भी पाकिस्तानी नहीं थे, गौरी भी नहीं थे, गजनवी, ये पाकिस्तानी तो कोई भी नहीं था। तो मसला ये है कि ये जिन मुल्कों या जिन इलाकों से आए थे, तो वहाँ पर इनको किस तरह से देखा जाता है एज अ हीरो, वो मेरे ख्याल से उनको अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात उनकी तारीख़ का हिस्सा हैं। और इसीलिए जब ये बात होती है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर आए, भाई अगर फ़र्ज़ करें मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र होता है, मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तानी तो नहीं थे ना, मोहम्मद बिन कासिम अरब, ठीक है ना, अरब एक थे, और उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ और वो सारा दौर। तो मसला ये कि वो उनकी हिस्ट्री में उनका बड़ा नाम है, ठीक है। तो मतलब ये वहाँ पर मेरे ख्याल से कोई मोदी साहब को जाके बताए कि वहाँ पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसको जहन में रखें। तो अगर अरब आए थे या ईरान से आए थे या तुर्क आए थे, तो ये उस पाकिस्तानी तो नहीं थे, या अफगान थे उस वक्त। पाकिस्तान तो मैं मेरे ख्याल से कह गया हूँ बात अपनी। तो मसला ये है कि ये इस वक्त जो है ये इतनी पोलराइजेशन बढ़ाने का कोई तुक मुझे समझ नहीं आई कि वो इस वक्त हिंदू मुस्लिम, तो इसको होना ही नहीं चाहिए था मसला, चूँकि पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा एक कत्ले आम हो रहा है जिसके ऊपर जो है वो बड़ी शिद्दत है। तो इस वक्त वो इस तरह की बात मेरा नहीं ख्याल उन्हें करनी चाहिए थी, बाहर उन्होंने कर दी, वो ज़ाहिर है उनकी अपनी इलेक्शन कैंपेन है, लेकिन उसके कोई नेगेटिव असरात ना हों, ये देखना है, ठीक है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये जब इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ मुज़ाकरात, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मुज़ाकरात ना होना बेहतर है बजाय इसके कि हों और नाकाम हो जाएं। यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन का चाइना जाना इस मरहले पे और वहाँ जाके कहना कि मिडल ईस्ट को ठीक करें चाइना, तो ये मतलब एक डेड एंड पे खड़ा हो गया है सारा इशू। ये जब से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, जो कि कतर में जारी थे और कायरो में जारी थे, और पेरिस एग्रीमेंट हो गया था, और सारे, और उसमें CIA चीफ भी आ गए थे और बाकी लोग भी सारे आ गए थे, तो अब इस मरहले पे जाके दोबारा ये जंग शुरू होना। अच्छा, इसमें ये 3-4 दौरे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने कहा ना कि तैयब एर्दोगन का इराक़ का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ख़ुद उनका दौरा, इब्राहिम रईसी, सदर इब्राहिम रईसी का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब तो खैर वो सरमायाकारी के हवाले से जा रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक हवाले से उनका इतना नहीं इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन ये कि उस वक्त तक चूँकि हालात ये मिनट टू मिनट तब्दील हो रहे हैं, तो इसमें ये देखना ये है कि ये कहाँ जाके थमता है मामला। और ये जो पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर बात कहता हूँ कि सिक्योरिटी, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट, ये जो ख़बरें आपको सुबह शाम आ रही हैं ना, उसने उसको कत्ल कर दिया, बच्चों को मार दिया, ये वो ख़बरें हैं जो सोशल अनरेस्ट है माशरे का। जो आप एक टिकट देख रहे होते हैं ना टीवी पे, जो उसने अगवा करके उसको हलाक कर दिया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये ज़हन में रखें कि ये जो ख़बरें आ रही हैं नीचे, ये माशरे का सोशल अनरेस्ट है। ये इन ख़बरों के पीछे वजूहात हैं, बेरोज़गारी है, गुस्से हैं, लड़ाइयाँ हैं, महंगाई है, गुर्बत है, इसके पीछे वो इश्यूज़ हैं जिनके नतीजे में ये सोशल अनरेस्ट माशरे में जन्म ले रहा है और तेज़ी के साथ ले रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर भी अगर ख़राब हो रहा है, अगर ये हम कहेंगे जी कराची के अंदर जो कत्ल हो रहा है और लोग फ़ोन छीने जा रहे हैं, तो ये भी सोशल अनरेस्ट है, ये भी सोशल अनरेस्ट है। उसकी अलामतें हैं जो ज़ाहिर होती हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। और आप देखें तो आप मुस्तकिल आप टीवी लगाएं तो आपको जराइम की और सोशल अनरेस्ट की जो अलामतें हैं वो टीवी पे नज़र आएंगी
के माशरे में सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसके रीज़न्स हैं कि गुर्बत है, माशी बदहाली है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, उसको मतलब है कि अवाम कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि हमारी जो एलीट है वो क्या बात कर रही है, हम किस दुनिया में रहते हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं। मतलब एक आप समझें कि एक अच्छा खासा एक गैप है जो कि कवर नहीं हो पा रहा। और उन खबरों को जब भी देखें तो आप सोशल अनरेस्ट के तनाजुर में देखें, जहाँ पर किसी ने अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया, किसी ने भाई ने बहन को मार दिया, ये सोशल अनरेस्ट की अलामतें हैं सारी। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, साबिक आर्मी चीफ के बयान के हवाले से जो उनका बयान है वो काफ़ी ज़ेर बहस है। बाजवा साहब के बयान इस वक्त उन्होंने शामी साहब से बात की और मालिक साहब से गालिबन उनकी बात हुई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के हवाले से उन्होंने बात की। बाकी देखें, ये जो इसके ऊपर ज़ाहिर है लोग मुख्तलिफ, ये तो हालिया दिनों की बातें हैं और लोग इस पर बात कर भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बड़ी दिलचस्प यहाँ पे लोगों को सबको याद दिलाऊँ। जब यहाँ पे 2014 में खान साहब का 2014 में खान साहब का जब यहाँ पे धरना हो रहा था इस्लामाबाद में, और वो भी थे और तारुल कादरी साहब भी थे, तो उस वक्त जो है वो एक बात यहाँ पे, यानी एक आप समझें कि एक खबर के तौर पे या अफवाह के तौर पे या जिस तरह से भी कहा जाए, लेकिन बाकायदा जो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे या नहीं भी थे उन्होंने यकीनन ये बात सुनी होगी। बड़े मौसर अंदाज में बात हुई थी। उससे बात ही हो रही थी कि जी वो जो धरना है वो इसलिए नाकाम हो गया क्योंकि जो 10 कोर को चूंकि हेड कर रहे थे बाजवा साहब, तो वो बाजवा साहब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और ये वो वक्त था जब जनरल राही शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई थी, खान साहब की भी हुई थी, और कादरी साहब की भी हुई थी, शाह महमूद साहब की भी हुई थी, और वो नवाज शरीफ साहब भी थे, उनकी हुकूमत ही सबको याद, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो बड़ी एक तो ये बात चल पड़ी कि जी वो चूंकि साथ नहीं थे तो इसलिए वो, तो मैंने उस वक्त ये हुआ कि मुस्लिम लीग के जो काफ़ी जो लोग ज़ाहिर बाजवा साहब के साथ उस्ताद भी रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे भी इंतहाई मोहतरम हैं, तो मैंने उनसे भी और बहुत से लोगों से बाद में पूछता था जाके कि ये बात आपको कौन बताता है, तो ये बात आपको आपकी सोर्स क्या है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि जी चूंकि बाजवा साहब साथ नहीं थे, तो बाजवा साहब यहाँ पे 10 कोर को हेड कर रहे हैं, बाद में बाजवा साहब को ही उन्होंने चीफ लग गए बाजवा साहब। लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से पूछता था कि आपको ये बात अंदर से कौन बताता है। अब लोगों को सबको याद होगा कि बड़ी बात चलती थी कि जी मुस्लिम लीग नून खुद भी कहते थे, उनके लोग बाद में भी कहते थे कि जी इसलिए हो गया। बाद में जो बाजवा साहब ने वो आए, बाजवा साहब थोड़े अरसे के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब की वो जाहिर है कि जो पनामा के फैसले वगैरह थे वो आ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उस वक्त ये बात, तो मैं कहता कौन आपको बताता कौन है। ये अजीब सी बात है कि सब कह रहे हैं कि जी वो, अच्छा बात की फिर जाहिर में सोर्स तक पहुंचा। मैंने कहा जी आप जो है आपको कौन पता, कहते बस छोड़ दें, ये छोड़ देंगे, हमें बस पता है। मैंने कहा कैसे पता है आपको, ये कैसे पॉसिबल है। आर्मी चीफ वो मतलब आपको पता है, इधर उधर वो आर्मी चीफ जो है वो राही शरीफ साहब, उनको नहीं पता उनके कोर कमांडर का क्या, मतलब ये अजीब सी, मुझे इस बात की कभी तुक समझ नहीं। बहरहाल तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात। दूसरी बात जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब का मामला चल रहा है ना, राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ़ साहब का जो, मैं ये संजीदा मामला है, ये मामला संजीदा है। ये एक पार्टी के अंदर एक मुस्लिम लीग नून में एक सोच, बहुत ज़्यादा कवि सोच है। ये आपस में नहीं है मामला, या आपस में तो चलें वो दोनों शख्सियात एक दूसरे के बराबर है, मैं उससे हटके एक मामला है, ऐसा है कि कहीं हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये मामला है संजीदगी के साथ, जिसके तरफ जावेद लतीफ़ साहब इशारा कर रहे हैं बार बार। वो अच्छा वो जो है वो ये कह रहे हैं उसमें कि भाई हाथ तो नहीं हो गया। अच्छा, और उसकी वजूहात आप प्राइवेटली अगर बात करें ना, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनको वो वजूहात बताते हैं। वो कहते हैं, ये बताएं कि जितने इलेक्शन से पहले जो है ये शख्सियत जो है ये इन्होंने हमारे पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो ये पीपल्स पार्टी में कैसे चले गए। सरफराज भुगटी साहब, ये सारे लोग जो हैं उधर कैसे चले गए। ये कैसे हो गया कि इलेक्शन से पहले फैसल वाडा साहब ने हमारे ऐसी तैसी फेरनी शुरू कर दी, और वो
मतलब है कि हम जवाब भी नहीं, तो एक आध दफ़ा मेरे ख्याल से उज़म बुखारी साहब ने जवाब दिया, लेकिन फिर खामोशी छा गई थी। लेकिन आप याद करें फैसल वाडा साहब बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के बारे में। और फिर ये हुआ कि वो तो उनका ये है कि मतलब है कि ये तो गड़बड़ हो गई है। अच्छा, मैं जाहिर है कि एक सीनियर सियासतदान, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन यह है कि इस पे शहबाज शरीफ साहब, अब जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की बात हो रही है इस्लाम पे, तो उसमें भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो बज़ाहिर जो है उनका है भी कंट्रोल, नहीं भी है बहुत सारे मामला पे। लेकिन असल जो बात है वो है कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। और मैंने पहले भी बात की थी कि राना सनाउल्लाह साहब का एक तो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो ज़ाहिर है रहनुमा भी हैं, वज़ीर भी रहे हैं सब, इसमें तो पंजाब के सदर भी हैं, मतलब उनकी एक तंजीमी हैसियत भी है, ठीक है ना। तो वो अगर वो बात कर रहे हैं तो वो बात जो है, और या तो उनको रोका जाए, उनको तो रोका किसी नहीं, वो रोक सकते हैं तंजीमी तौर पे, मतलब वो तंजीमी तौर पे जावेद लतीफ़ साहब को रोक सकते हैं बतौर, और इसीलिए जावेद लतीफ़ साहब जो कहें वो कह रहे हैं कि मैं बार बार और रोक सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब से परमिशन के बाद, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो नवाज शरीफ साहब का हूँ। ये वो नुकता है जो कि चौधरी निसार का भी रहा है, जो कि शाहिद खान अब्बासी साहब का भी रहा है कि भाई हम तो नवाज शरीफ साहब को हैं, दरमियान में तो हम किसी से बात नहीं करें। तो इसी बात को लेके वो चल रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी, बाकी लोग भी, कि मैं तो नवाज शरीफ साहब का हूँ और मैं किसी और सियासत में नहीं जाऊँगा, कोई पार्टी भी नहीं ज्वाइन करूँगा। लेकिन एक तासुर है, और उस तासुर को कैसे ज़ायल किया जाता है, कैसे होता है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल मामलात है ना, इसको पॉलिटिक्स ही सियासत को, अच्छा लेकिन ये बात भी साथ एक अजीब सी आती है सामने कि भाई ये जो अरेंजमेंट है, मैं कहता हूँ ना, क्योंकि जाहिर है कि वो सब जैसे तैसे करके एक अरेंजमेंट बन गया, क्योंकि बैकअप प्लान नहीं था, ठीक है ना, एक बैकअप प्लान नहीं था कि खान साहब के बाद क्या, तो एक जैसे तैसे करके वो हो गया सारा। अब इस सिस्टम का क्या बैकअप प्लान है, इसको छोड़ दें आप, पॉलिटिकल बैकअप प्लान है या नहीं है, ये एक सवाल है। क्योंकि मतलब अगर ये जाता है तो वो उनके जन्म में ही था कि ये नहीं आएंगे, ये आ गए। अब क्या ये क्या सोच रहे हैं, तो इनका कोई बैकअप प्लान तो हमेशा होता है ना, हमेशा एक बैकअप प्लान हमेशा होता है, एक बैकअप प्लान हमेशा हो हर जगह। तो सवाल ही सारा खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता एक बैकअप प्लान, इधर उधर कोई मसला हुआ तो टक्कर को सामने आ जाता मुकर्ररा वक्त पे। तो वो क्या बैकअप प्लान है, मुझे नहीं पता कोई है या नहीं है, होता है हमेशा। अच्छा, सवाल ये है कि वो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर है कि अब अगर शहबाज शरीफ जब सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो वज़ीर ख़जाना तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ उनकी सोच है, जाहिर है उस करीब हैं, साथ हैं, लेकिन वो एक ख़ुद मुख्तार शख्सियत हैं। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामलात किस तरह से हल होते हैं। लेकिन ये है कि ये जो आपस में चल रहा है मामला, ये एक सोच पाई जाती है मुस्लिम लीग नून में। और मैं ये बात कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इस पर खुल के अगर बात करेंगे ना, अच्छा वो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बात बड़ी अजीब सी है कि जी वो इमरान खान सियासतदानों से बात नहीं करते, उनको चाहिए सियासतदानों से बात करें और आके, भाई एक मिनट, इनमें से कौन सियासतदानों से बात करता है, ये आपस में क्या सियासतदानों से बात करते हैं, अजीब मतलब बात करें, मतलब सियासतदान कौन सा सियासतदानों से बात करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तेरी सरकार में पहुंचे तो यही अब कौन बात करता है। तो इशू ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, जैसे भी गए थे, जो भी मामला थे, जैसे भी पीडीएम बनी, तो क्या वो सियासतदानों ने आपस में बात की थी, ये ऐसे हुआ था, वाकई सच्ची मुच्ची ये ऐसे समझते हैं क्या। मतलब है कि ये अजीब और गरीब बात करते हैं, खान साहब को चाहिए हमसे बात करें, हम उसके बाद उनके मामला ठीक कर देंगे। ये ठीक करेंगे खान साहब, अपने इनसे ठीक नहीं हो रहे मामला, वो भाई पहले अपने मामला ठीक करें। और यहाँ पे इस मुल्क में जो है वो एक हकीकत है कि बात जिन हुकूमतों से की जाती है उनसे ही खान साहब बात करेंगे, आपसे क्यों करेंगे भाई, आपने क्या उनसे बात करके हुकूमत बनाई है कि खान साहब एक मिनट जरा हम गिरा दें, इजाजत है आपकी हुकूमत को। तो वो ये है कि इस तरह नहीं होता। तो मतलब है कि वो जो है बड़ी अजीब सी बात है, जब भी कहती है ना सियासतदानों को आपस में चाहिए ना, देखें ना उनको, हमने कहा है ना वो बैठ जाए, तो वो हमारे साथ नहीं बैठते, आप क्या बातें करते हैं। तो ये मसला ये है कि ये तो जाहिर है कि अब जो मुख्तरा है मुल्क की, वो किस तरह से देख रही है मामलात को, और 3-4 इश्यूज हैं, वो सबके हैं, वो पॉलिटिशियंस के भी हैं, वो सियासत में हो सियासत में ना हो, मैं फिर वो रिपीट करता, रोज बात वही करता हूँ। पहला है इकोनॉमी और सिक्योरिटी, और ये पॉलिटिकल टर्मोइल का खात्मा और खारजा पॉलिसी। ये आपस में ये मामूली हालात नहीं है इस वक्त, ये आप ध्यान में रखें। यानी सिर्फ यूक्रेन की जंग ही काफी थी पूरी दुनिया को हिलाने के लिए,
उसके साथ ही अब ये गजा की जाहिरियत बढ़ गई। और गजा का एक फ्रंट नहीं है, गजा में आप इराक को इंक्लूड करें, उसमें आप इंक्लूड करें, आप ये बहरैमर को इंक्लूड करें, उसमें आप अफ्रीका को इंक्लूड करें, उसमें आप स्विस को इंक्लूड करें, उसमें आप लेबनान इंक्लूड करें, उसमें आप टर्की, तो एक पूरा खित्ता, पूरी दुनिया, और फिर आपस में लिंक होती है जाके, ठीक है ना। जब आप कहते हैं कि जी ये यहाँ से यूरोप के साथ, यूरोप तो वही बात है ना, यूरेशिया है ना, मतलब यूरोप कोई अलग से कॉन्टिनेंट कह भी सकते हैं, लेकिन है तो एशिया का ही साथ ही जमीन अलग, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ही कह सकते हैं प्रॉपर कॉन्टिनेंट, या और कोई होंगे। लेकिन यह है कि वैसे तो आप यूरेशिया है जो एक कॉन्टिनेंट है। बहरहाल मैं सिर्फ भी कहने जा रहा हूं कि इसमें जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल भी अच्छा नहीं है, ये बात आपस में सारे करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का नुकसान है। ये जो खबरें नीचे चल रही हैं, या जो बेचैनी है लोगों में, या लोग लाताल्लुक हो गए हैं, या लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, या सिक्योरिटी का क्राइसिस है, या कोई और इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं वो पूरे हर पाकिस्तानी का इशू हो गया। मतलब उसमें आप छोड़ दें कि वो जो है वो किस अदारे से है, किस अदारे में नहीं है, सरकारी काम करता है, गैर प्राइवेट काम कर रहा है, बेरोजगार है, ये सबके इश्यूज हैं। और उसमें खारजा पॉलिसी, अब देखें कितनी खारजा पॉलिसी इस वक्त जो है वो कितनी स्ट्रेट टॉक्स हो रही हैं, और सॉफ्ट भी हो रही हैं कि कोई गलत फहमी ना पैदा हो जाए, मामलात मुनासिब अंदाज में तय हों, और उसमें साथ साथ जो है वो सख्त बात भी हो रही है, सख्त मैसेज भी जा रहा है, क्योंकि सामने जो है कोई बात नहीं सुन रहा। तो बहुत ही मुश्किल दुनिया है। और उसमें ख़ास तौर पे उसमें ये बात कहना कि जी तरक्की हो रही है, ये हो रहा है, वो भाई आप लोग यहाँ से इन मराहिल से गुजर जाएं, अल्लाह करे। पूरी दुनिया के हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं सर, रिसेशन पूरी दुनिया में आया हुआ है, तो ये बातें करना कि जी इतनी तरक्की हो जाएगी, ये हदफ हो जाएगा, आप ये इसको मेंटेन करके किसी तरह से कि ये बढ़े ना, महंगाई ना बढ़े, सोशल अनरेस्ट ना बढ़े, इसको इसी तरह से खींचें, बजाय इसके कि ऐसी बातें करें कि जो बातें मुमकिन नहीं है इस वक्त ना। दुनिया के हालात, मुल्क खुद, बड़े बड़े मुल्क जो हैं जिनको आप कह रहे हैं कि जी वो जंगों की नजर हो रहे हैं। सोवियत यूनियन जब टूटा है तो सोवियत यूनियन इसलिए नहीं टूटा कि उनके पास असला खत्म हो गया था, असला था उनके पास, न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनकी बेकरियों में डबल रोटी नहीं थी, इसलिए वो सोवियत यूनियन टूटा है आखिरी दिनों में। अगर आप गोरबाचोव का साल देखें तो वो उनके कौन से न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो गए थे, या उनका असला खत्म हो गया था, उनके सोशल अनरेस्ट बढ़ गया था बहुत ज्यादा, जंग में सारा पैसा और सारी कुवत उनकी जो है ये अफगान वॉर में। तो बात ये सारी कि इस वक्त जो है ये इस्तेकाम बहुत जरूरी है, ये आपस में मामलात सब बैठ के तय करें, जैसे भी बात करनी है, जो भी देखें इस वक्त कोई भी सॉफ्ट बात होती है ना, नरम बात होती है आपस में, तो वो उसका आप देखें कि लोगों पे कितना अच्छा असर जाता है। कोई भी शख्स सॉफ्ट बात, नरम बात करता है ना, नरम यानी कि हमें चाहिए कि हम ऐसे कर लें, हमें चाहिए हम ऐसे कर लें, हम यूं दावत देते हैं, हम यूं बात करना चाहते हैं, उसका एक मैसेज फौरी तौर पर अच्छा जाता है। और जहां वो बात होती है सख्त और गालम गलूच और ये और वो, तो उसके नतीजे में आप देखें कि वो लोग पहले ही परेशान हाल बैठे हैं, और उसके बाद इस तरह की खबरें आती हैं, और फिर पूरी दुनिया में ये सूरत हाल बनी हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे अकाबरीन को चाहिए कि वो, और वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि शायद तलखी कम भी हुई है इन दिनों में, और अच्छा है ये पॉलिटिकल हवाले से, अगर तलखियाँ कम होती हैं, अदालतें क्या फैसले करती हैं, क्या नहीं करती, क्या मतलब ये तलखियाँ ज़रा कम होंगी तो आगे चलेगा मुल्क। और बाकी ये जो है ना, मतलब मेडिकल रिपोर्ट उसकी और ये और वो मीडिया, ये मेरे ख्याल से इसका ना कोई अच्छा तासुर जा रहा है, और ना कोई मतलब इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो बराह करम ज़रा टेम्परेचर डाउन करें, जो कि हुआ है कुछ दिनों में, मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत कम हुआ है, बातचीत शुरू हो रही है, और असेंबली में आगे पीछे दाएँ बाएँ शोर ग़ौग़ा भी होता है, लेकिन बहरहाल सॉफ्ट मैसेज जा रहा है, जिसके नतीजे में लोगों को कम से कम एक स्टेबल नज़र आता है कि सेटअप स्टेबल है, अब ये कोई डिलीवर भी करे, लोग ये बात करने लगे। तो देखें क्या होता है आने वाले चंद दिन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।